इसमें एंटमीबा हिस्टोरिका में जो है सेकंड जो आपका फॉर्म था जिसका नाम था प्रीसिस्टिक फॉर्म, उसको थोड़ा सा देखते हैं। प्रीसिस्टिक फॉर्म को थोड़ा सा देखते हैं। ये तो ट्रोपोजोइड फॉर्म था। प्रीसिस्टिक फॉर्म में आ जाइए। देखिए इसमें एक स्यूडोपोडियम है, ठीक है, कम डेवलप्ड है, प्लस न्यूक्लियस जो है ना उसमें आप देख लीजिए वो आपका क्रोमेटिन जो है ना वो पार्टिकल्स वो आपका रिंग में जो है आपका सजा हुआ है, कुछ हद तक व्हील जैसा नजर आ रहा है, जैसा कि स्पोक सजा होता है व्हील में, गाड़ियों के व्हील में जैसे स्पोक सजा होता है वैसे यहाँ पर कुछ हद तक सजा हुआ है। इसमें प्रीसिस्टिक फॉर्म में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। इसको हम लोग माइन्यूटा फॉर्म भी कहते हैं और इसका जो कलर होता है वो आपका नहीं होता, बिना कलर का होता है, ये कलरलेस होता है, ओवल शेप होता है। अभी हम लोग पीछे देख रहे थे न्यूक्लियस सिंगल था और जो बाकी आपके फॉर्म थे उसके तुलना में थोड़ा बड़ा था। इसका साइज जो होता है वो आपका 10 to 20 माइक्रोमीटर होता है। नेक्स्ट इसमें स्यूडोपोडियम एक था और काफी जो है ना कम विकसित था, आपको हम दिखाए थे, रिड्यूस्ड फॉर्म में था। थर्ड है सिस्टिक फॉर्म। सिस्टिक फॉर्म जो था उसमें आते सिस्टिक फॉर्म में देख लेते थोड़ा सा। ये आपका सिस्टिक फॉर्म है। सिस्टिक फॉर्म जो होता है उसमें चारों तरफ से सिस्ट बन जाता है। सिस्टिक फॉर्म में जो है ना तीन रूप में पाया जाता है। एक है यूनिन्यूक्लिएटेड सिस्ट, दूसरा है बाइन्यूक्लिएटेड सिस्ट और तीसरा है क्वाड्रिन्यूक्लिएटेड सिस्ट। ये जो यूनिन्यूक्लिएटेड सिस्ट होता है उसमें न्यूक्लियस की संख्या एक होती है और इसमें भी जो है ना सजावट कुछ हद तक स्पोक जैसा है, रिंग वो आपका व्हील जैसा होता है, कार्ड का व्हील जैसा होता है। और इसमें आप देख रहे होंगे दो जो है ना इलोंगेटेड आपका रचना दोनों साइड में नजर आ रहा है, लेटरल साइड में, और इसका नाम है क्रोमेटाइड बॉडी। क्रोमेटाइड जो बॉडी यहाँ पर है वो आपको यहाँ पर इलोंगेटेड नजर आ रहा है। बायोन्यूक्लिएटेड में आ जाइए। बायोन्यूक्लिएटेड सिस्ट जो होता है उसमें भी बाहर से सिस्ट है। न्यूक्लियस जो है ना आपका क्या हो गया, डिवाइड हो जाता है और दो हो जाता है। यहाँ पर स्पोक जैसा स्ट्रक्चर आपको नजर नहीं आ रहा था साहब। उसके बाद आपका जो क्रोमेटाइन जो बॉडी है, ये क्रोमेटाइन बॉडी जो है ना वो भी आपका दो रह गया। इसमें आपका ग्लाइकोजन मास का यूज होना शुरू हो जाता है, प्लस ये जो आपका क्रोमेटाइन जो बॉडी है उसका उपयोग होना शुरू हो जाता है और अंततः न्यूक्लियस जो है ना उसको डिवाइड करके चार न्यूक्लियस में बदल जाता है और इस स्टेज को बोलते हैं क्वाड्रिन्यूक्लिएटेड सिस्ट स्टेज या सिस्ट फॉर्म। ये तीनों का तीनों जो फॉर्म है वो आपका सिस्टिक फॉर्म का उदाहरण है या सिस्टिक फॉर्म है। तो इसमें जो आपका वेल डेवलप्ड या डेवलप्ड जो आपका होगा एंटमीबा हिस्टोरिका में सिस्टिक फॉर्म में वो कैसा होगा, क्वाड्रिन्यूक्लिएटेड सिस्ट होगा और उसमें आपका न्यूक्लियस की संख्या 4 होगी। आपका जो ग्लाइकोजन मास है वो नजर नहीं आएगा, समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जो आपका ग्लाइकोजन मास के बाद यहाँ पर क्रोमेटाइन जो बॉडी बता रहे हैं, क्रोमेटाइन बॉडी भी जो है ना वो आपको यहाँ पर नजर नहीं आता है, वो यूजअप हो जाता है न्यूक्लियस के बनाने में। तो अब हम देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन में आते हैं। डिस्क्रिप्शन में आइए। सिस्टिक फॉर्म में इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या है कि इसमें जो है वो सिस्ट बन जाता है चारों तरफ, और वो जो सिस्ट होता है वो कैसा होता है, रिफ्रैक्टाइल सिस्ट के रूप में होता है, थीन होता है। इसका जो शेप होता है सर्कुलर होता है। बॉडी का इसमें कलर आ जाता है अपना और वो येलोइश ग्रीन होता है। ये फूड वैक्यूल इसमें नहीं होता है। इसका मतलब कि ये जो है ना नॉन फीडिंग स्टेज है। अगर फूड वैक्यूल नहीं है, स्यूडोपोडियम नहीं है, इसका मतलब ये जो आपका स्टेज है वो कैसा स्टेज है, नॉन फीडिंग स्टेज है। मतलब यहाँ पर ये खाएगा नहीं। इसमें स्यूडोपोडियम एब्सेंट रहना या फिर वैक्यूल का, फूड वैक्यूल का एब्सेंट रहना इस बात को प्रमाणित करता है कि इस स्टेज में ये आपका फीड नहीं करता, खाता नहीं है। और इसके जस्ट पहले प्रीसिस्टिक फॉर्म जो था उसमें भी हम लोग देखे थे कि उसमें स्यूडोपोडिया जो था या स्यूडोपोडियम वो एक ही था, स्यूडोपोडिया, और कम विकसित था। इसका मतलब वहां भी जो ना फीडिंग का कैपेसिटी इसका काफी कम या ना के बराबर हो जाता है। आगे बढ़ते
इसमें जो है ना जो क्रोमेटाइन बॉडी है जो न्यूक्लियोप्रोटीन का बना हुआ था वो आपका 2 था संख्या में और इलोंगेटेड था या रॉड शेप था। इसमें जो ग्लाइकोजन बॉडी था वो सिंगल था। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं ये दोनों रचनाएं जो है आपको धीरे धीरे अनुपस्थित हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है। न्यूक्लियस जो होता है उसकी संख्या 1 से 4 होता है और समांतर ये 3 रूप में पाया जाता है, जैसा कि हम लोग पीछे फिगर में देख रहे थे। एक न्यूक्लियस वाला सिस्ट के रूप में, 2 न्यूक्लियस वाला सिस्ट के रूप में या 4 न्यूक्लियस वाला सिस्ट के रूप में, मतलब 1 to 4 न्यूक्लियस इसमें हो सकता है। किसमें? सिस्टिक फॉर्म में इसका एंटमीबा हिस्टोलिटिका का। ये जो इसमें क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट था आपको पीछे बताए थे, वो सबसे मैच्योर आपका सिस्टिक फॉर्म माना जाता है और समानतः इसी रूप में आपके बॉडी से ये बाहर आ जाता है। अगला पॉइंट में लिखे हैं कि यूनिन्यूक्लिएटेड सिस्ट जो है वो आपका कन्वर्ट होता है बाइन्यूक्लिएटेड में और अंततः किसमें? क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड में। और इसमें जो क्रोमेटाइन बॉडी है और जो ग्लाइकोजन मास है वो आपका यूज हो जाता है, जिसके चलते वो आपका डिसअपियर हो जाता है अंत तक। आपको बताया पीछे फिगर से ये जो यूनिन्यूक्लिएटेड सिस्ट है वो या तो आपके स्टूल के साथ बाहर आ जाएगा जो इन्फेक्टेड है उससे, या आपका डेवलप हो जाता है क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड में, बॉडी के अंदर भी हो सकता है और समानतः ये बॉडी के बाहर भी हो जाता है। तो ये जो यूनिन्यूक्लिएटेड सिस्ट है ये समानतः आपके बॉडी में होता है और ये जो क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट है वो समय है जिसमें वो आपके बॉडी के बाहर आ जाता है या आपके बॉडी के बाहर आकर ही बनता है क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट। तो ये ध्यान रखिएगा क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट जो है ना वो उस स्टेज में बनता है जिस समय या तो आपका ये जो फीकल मैटर है वो बाहर जा रहा है या वो फीकल मैटर बाहर जा चुका है, तो उसमें जो होगा यूनिन्यूक्लिएटेड सिस्ट वो सब बदल जाएगा किसमें? क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट में मैच्योर हो जाता है। अब ये तो हो गया किससे? जिस व्यक्ति को पहले से इंफेक्शन था उसमें से कैसे ये बाहर आएगा? तो ये आएगा यूनिन्यूक्लिएटेड सिस्ट के रूप में और वो अंततः कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट में। तो जो स्टूल बाहर पड़ा हुआ है उसमें अब क्या रहेगा? वो क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट के रूप में रहेगा और अगर कन्वर्ट नहीं हुआ क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट में तो समाप्त हो जाएगा। अगला है इन्फेक्शन। किसी भी हेल्दी पर्सन में ये जो इन्फेक्ट करता है मतलब कि ये प्रवेश करता है तो हमेशा करता है क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड फॉर्म के रूप में। ये जो क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड फॉर्म के रूप में जब ये प्रवेश करता है जिसमें कि आप इसको पीछे हम लोग देख चुके हैं फिगर से, तो घुसने के बाद ये आपके कहां चला जाएगा? इंटेस्टाइन में चला जाएगा। और ये घुसेगा कैसे आपके बॉडी में? हेल्दी पर्सन के बॉडी में घुसेगा कैसे? तो हेल्दी पर्सन के बॉडी में ये घुसता है आपका कैसे भाई? या तो कंटेमिनेटेड वाटर की मदद से या कंटेमिनेटेड फूड की मदद से, और उसमें रहेगा किस रूप में? क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट के रूप में। जैसे ही बॉडी के अंदर जाएगा, गट के अंदर जाएगा, तो वहां पर गट के अंदर आपका एक एंजाइम है जो कि आपको क्या करता है? डाइजेशन करता है प्रोटीन का। कहां पर? खास करके आपके डियोडिनम में, छोटी आंत के डियोडिनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडिनम में पैनक्रियाज से जो सिक्रीशन आता है उसमें एक विशेष एंजाइम है जिसका नाम है ट्रिप्सिन। और ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम है वो क्या करता है? एंटमीबा हिस्टोलिटिका के सिस्ट को डिग्रेड कर देता है, तोड़ देता है। जैसे ही सिस्ट टूटता है तो ये जो एंटमीबा हिस्टोलिटिका जो क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड फॉर्म में सिस्ट के फॉर्म में था वो सिस्ट में से बाहर आ जाता है ट्रोपोजोइट्स के रूप में। ठीक है, तो इस पूरे के पूरे घटना को कहते हैं इंसिस्टेशन। हम फिर से बोल रहे हैं, सबसे पहले जिस व्यक्ति को आपका क्या था? इन्फेक्शन था, उस व्यक्ति के स्टूल के द्वारा या स्टूल में ये क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट के रूप में बाहर आया। हाँ, या तो यूनिन्यूक्लिएटेड के रूप में भी अगर आया तो बाहर आके जो आपका क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड में चेंज हो गया, और वो जो चेंज हो गया वो उस रूप में अब तैयार है दूसरे के बॉडी में जाने के लिए। अब कोई जो है ना उस स्टूल से कंटेमिनेटेड वाटर या कंटेमिनेटेड जो है ना वो फूड का यूज किया,
जब फूड का यूज करेंगे तो ये जो क्वाड्रिन्यूक्लिएटेड सिस्ट है वो क्या होगा, वो भोजन के द्वारा या आपके वाटर के द्वारा आपके बॉडी में चला गया। अब बॉडी के अंदर जाने के बाद ये स्टोमक तक तो आराम से जाता है। स्टोमक से जैसे ही आगे बढ़ता है स्मॉल इंटेस्टाइन में सामान्यतः, वहां पर ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है आपका पैनक्रियाज से जो निकलता है प्रोटियोलिटिक एंजाइम के रूप में, वो सिस्ट को तोड़ देता है और इस सिस्ट को टूटने पर वो जो क्वाड्रिन्यूक्लिएटेड फॉर्म था वो अंततः बाहर निकल जाता है एंटमीबा के ट्रोफोजोइट्स के रूप में। तो ट्रोफोजोइट्स के रूप में क्वाड्रिन्यूक्लिएटेड सिस्ट का कन्वर्सन सामान्यतः कहाँ होता है, डियोडेनम में होता है, और आपके पैनक्रियाज के एक विशेष एंजाइम ट्रिप्सिन के मदद से। और ये जो घटना घटता है इस पूरे घटनाओं को कहते हैं इंसिस्टेशन। इंसिस्टेशन सॉरी बाबू, हाँ एक्सिस्टेशन। इंसिस्टेशन तो आपका ऊपर में ही हो गया था, ठीक है। प्री सिस्टिक फॉर्म जो था उससे सिस्टिक फॉर्म में कन्वर्सन को कहते थे इंसिस्टमेंट, ठीक है। और यहां पर क्या होगा, एक्सिस्टेशन, मतलब सिस्ट से बाहर निकल जाएगा। क्या निकलेगा, ट्रोफोजोइट्स निकलेगा बाहर एंटमीबा हिस्टोलिटिका का। एक्स मतलब बाहर निकलना, इन मतलब अंदर जाना। तो इंसिस्टमेंट जो है ना वो होता है सिस्टिक फॉर्म के शुरुआत में, और एक्सिस्टेशन होता है गट के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर समांतर डियोडेनम में ट्रिप्सिन के मदद से, जिसमें आपका सिस्ट टूट जाता है और वो जो आपका ट्रोफोजोइट्स है वो बाहर निकलता है एक्सिस्टेशन के रूप में। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं मेटासिस्ट का। मेटासिस्ट है क्या, तो देखो इंसिस्टेड जो इंटमीबा हिस्टोलिटिका होता है उसी को कहते हैं मेटासिस्ट। मेटासिस्ट जो होता है उसमें आपका न्यूक्लियाई और साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड कर लेता है अंततः, और डिवाइड करके 8 अमीबुली का निर्माण करता है या डॉटर अमीबी का निर्माण करता है। ये अंततः जो है ये अंततः मूव करते हैं आपके लार्ज इंटेस्टाइन में या कोलोन में, और लार्ज इंटेस्टाइन और कोलोन में जाकर ये आपका क्या करते हैं, शुरू हो जाते हैं ट्रोफोजोइट स्टेज के रूप में। और ये जो प्रत्येक अमीबुली हैं वो आपका ट्रोफोजोइट्स के रूप में बदल जाते हैं और आप में इन्फेक्शन हो जाता है। तो इन्फेक्शन हो जाता है। क्या मेटासिस्ट क्या था, तो वो जो एक्सिस्टेड एंटमीबा हिस्टोलिटिका था उसी को कहते हैं मेटासिस्ट, ठीक है। उसको हम लोग कहते हैं मेटासिस्ट, ध्यान रखिएगा इसको। एक्सिस्टेड जो होता है एंटमीबा हिस्टोलिटिका उसको कहते हैं क्या, मेटासिस्ट। इसमें आपको अब क्या, ये कहा हुआ था, ये आपको कहां नजर आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ध्यान रखिए स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडेनम में। स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडेनम के पहले वो आपका किस फॉर्म में था, इंसिस्टेड फॉर्म के रूप में था, ठीक है, या सिस्ट फॉर्म के रूप में था। स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडेनम में एक्सिस्टेड हुआ, वहां पर वो बाहर आ गया, और अब जो है ना उसका साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस डिवाइड करके 8 अमीबुली का निर्माण करता है। प्रत्येक डॉटर अमीबा जो है वो अंततः लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, जहां पर आकर वो क्या करता है, ट्रोफोजोइट स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है और खाना शुरू कर देता है और ग्रो करना शुरू कर देता है। यहाँ पर नीचे हम लोग शुरू करते हैं पैथोजेनिसिटी। पैथोजेनिसिटी जो है ना वो किसके द्वारा होता है, ट्रोफोजोइट्स के द्वारा होता है, एंड अमीबा हिस्टोलिटिका के। ये जो आपका पैथोजेनिसिटी है वो अभी हुआ कहां से, तो एक्सिस्टेशन हुआ था आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडेनम में, और वहां से जो है ना निकला था आपका अमीबुली। प्रत्येक आपका इंसिस्टेड फॉर्म से 8 अमीबुली निकलेंगे बाहर, और जो कि कन्वर्ट हो जाएंगे अंतर ट्रोफोजोइट फेज में या स्टेज में, और ये आपका कोलोन में जाकर इन्फेक्शन के लिए अब तैयार है। ट्रोफोजोइट जो आपका है जैसे ही कोलोन में पहुंचा वहां पर प्रोटियोलिटिक एंजाइम देता है जो आपका म्यूकोसा को तोड़ देता है। अगर आप लोग डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा बहुत भी पढ़े हो, हम ऐसे पढ़ा रहे थे आप लोग का
बैच में शुरुआत में, तो वहां पर आपको बताया थे कि आपका जो इंटेस्टाइन है वो आपका कम से कम, उसको ऐसे तो कई लेयर में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो है ना म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, फिर जो है ना मस्कुलरिस है, ऐसे करके उसको हम सिरोसा, कम 3 से 4 जो है ना वेल डेवलप आपका लेयर में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। इसमें म्यूकोसा जो है सबसे अंदर का लेयर है, जहां पर आपका डाइजेशन हो रहा था वहां के अंदर का लेयर है वो। तो म्यूकोसा लेयर जो है उसको ये क्या करता है, तोड़ता है। तोड़ने के बाद ट्रोफोजोइट जो है किसके मदद से, प्रोटियोलिटिक एंजाइम से। और जब तोड़ेगा तो वहां पर क्या होगा, दर्द शुरू होगा, आपके ब्लड वेसल्स को तोड़ेगा तो क्या होगा, ब्लड बाहर आना शुरू हो जाएगा, तो आपको जो है ना वो पेट में दर्द शुरू हो जाएगा, और साथ ही साथ जो डिसेंट्री होगा या जो स्टूल निकलेगा वो कैसा होगा, ब्लड मिक्स टाइप का होगा, मतलब उसमें ब्लड रहेगा। ठीक है, तो ब्लड मिक्स स्टूल जो है वो आपका बाहर निकलेगा, और इसको कहते हैं अमीबिएसिस। तो अमीबिएसिस क्या है भाई, अमीबिएसिस एक रोग है जो एंटमीबा हिस्टोरिका से होता है। इसमें जो आप हमारी बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत का जो कोलोन है, कोलोन का दीवार को ये क्या करता है, ट्रोफोजोइट्स के रूप में तोड़ता है, और तोड़कर हमारे जो है ना ब्लड वेसल्स के अंदर प्रवेश करने लगता है। तो इसमें ब्लड वेसल्स भी डैमेज होता है, और हमको जो है ना लक्षण आता है इसमें किसका, पेट में दर्द का, और स्टूल जो है ना वो आपका होने लगता है। ठीक है, लूज मोशन शुरू हो जाता है जिसमें आपका ब्लड रहता है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो है आपका कि जब सीरियस इंफेक्शन हो जाए तो क्या हो जाएगा। तो देखो, ऐसे अगर कम प्रवेश किया है तब तो कम पोर करेगा, कम छेद करेगा, लेकिन अगर ढेर सारा प्रवेश कर जाए, हाँ, और काफी ज्यादा जो है ना आपको आपके बॉडी के अंदर ट्रोपोजोइट्स बन जाए लाइफस्टाइल के अंदर, तो जो ट्रोपोजोइट्स बनेगा तो क्या करेगा, पूरा का पूरा इंटेस्टाइन में जहां तहां छेद करना शुरू करेगा, क्योंकि सबको ही अपना अंदर प्रवेश करना चाहेगा। तो आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो कुछ हद तक इस पर पूरा परफोरेटेड हो जाता है, छिद्रदार हो जाता है, स्पंज जैसा नजर आने लगता है। और इसके कारण क्या होता है कि आपका जो कोलोन है वो पूरी तरह से आर पार छेद कर जाता है। अब जब इसको आपके इंटेस्टाइन को, कोलोन के दीवार को जब ये छेद कर देता है, तब आपके एब्डोमिनल कैविटी में घुस जाता है। कौन, ये ट्रोपोजोइट्स। आपके एब्डोमिनल कैविटी में घुसने के बाद जो पेरिटोनियम हम लोग पढ़े थे, आपको बताया होंगे, अगर थोड़ा बहुत भी याद होगा, कि आपका जो बॉडी कैविटी है, बॉडी कैविटी के अंदर का जो लाइनिंग होता है उसको कहते हैं पेरिटोनियम। उस पेरिटोनियम में ये क्या करता है, इन्फेक्शन देता है, और अब जो है ना उसमें स्वेलन होने लगेगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, और इसको कहते हैं पेरिटोनाइटिस। तो सामान्य इन्फेक्शन में आपको क्या होगा, अमीबियासिस होगा। लेकिन अगर और ज्यादा हो जाए, सीरियस हो जाए इन्फेक्शन, मतलब ढेर सारा आपका एंटमीबा हिस्टोरिका आपके लाइफस्टाइल में पहुंच चुका है ट्रोफोजोइट्स के रूप में, तो अंततः जो है ना वो आपका छेद करके बड़ी आंत को उसमें पोर बनाकर घुस जाता है, आपके आंत से बाहर निकल जाता है और बॉडी कैविटी में आ जाता है। बॉडी कैविटी में आने के बाद पेरिटोनियम को इन्फेक्शन देता है या इन्फेक्ट करता है, और वो अंततः जो है आपका पेरिटोनियम में सूजन होने लगता है, वो जलन होने लगता है, रेडनेस हो जाता है, मतलब काफी गंभीर स्थिति हो जाती है। अब अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाए, दोबारा हो जाए उसी व्यक्ति को, तब क्या होता है, वो जो पैथोजन है वो उसके लंग्स में घुस जाता है, लिवर में घुस जाता है ट्रोपोजोइट्स के रूप में, ब्रेन में घुस जाता है, स्प्लीन में घुस जाता है, और अंततः जो है ना वो सब जगह आपका पस बना देता है, बैग ऑफ पस बनाता है, जिसको एब्सेस बोलते हैं, फोड़ा जिसको आप लोग बोलते हैं हिंदी में। तो आपके जो है लीवर में फोड़ा बनने लगेगा, ब्रेन में फोड़ा बनने लगेगा, वो पस भरा हुआ, पीप भरा हुआ जो है ना थैला बन जाएगा, आपके स्प्लीन में बन जाएगा। और ये क्यों होता है, जब सेकेंडरी इन्फेक्शन करता है पैथोजन, तो इतना ज्यादा मजबूत हो जाता है कि वो अब क्या करता है, ब्लड वेसल्स को पंचर करके आपके जो महत्वपूर्ण जो ऑर्गन्स हैं वहां पहुंच जाता है, खास करके ब्रेन और जो है ना लीवर को काफी ज्यादा खतरा पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है।
तो इसलिए इसका जो है ना वो जल्दी से जल्दी इसको इलाज करना ही पड़ता है। और साथ ही साथ अगर ना ध्यान दिया जाए तो सीरियस हो जाता है, आदमी का बचने का चांस कम हो जाता है। इसमें इसका जो बचाव वगैरह होगा उसको हम अभी आगे देखेंगे। फिलहाल हम थोड़ा सा थेरेपी का बात करते हैं, उसका उपचार का। तो दो तीन दवाइयां जो है ना काफी उपयोग की जाती है। एक मेट्रॉन है, एक फ्लैजाइल है, और एक क्या है, एनिबा है। ठीक है, ये जो है ना, हाँ टिनिबा, हाँ एक दवा है टिनिबा, और उसका उपयोग हम लोग जो है ना खूब करते हैं इसमें। हम आपको बता रहे थे कि इसको जो है इसके बचाव जो है ना वो सबसे बढ़िया उपाय है। तो बचाव के लिए क्या करना चाहिए, प्रिवेंशन होना चाहिए। हाँ, प्रोफाइलिसिस को देखते हैं, प्रिवेंशन को देखते हैं थोड़ा। पहला तो है कि पर्सनल और कम्युनल हाइजीन का बात करना चाहिए। पर्सनल का मतलब खुद के लिए, और कम्युनल का मतलब पूरा जो हमारा जो परिवार है या समाज है उसमें भी आपका जो है वो आपका हाइजीन का बात होना चाहिए, रोगों से स्वतंत्रता का बात होना चाहिए, अपने आप को स्वच्छ रखने का बात होना चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए, वॉशिंग ऑफ द हैंड्स होना चाहिए। अभी जो कोरोना आया है, कोरोना से आदमी कम से कम जो है ढेर सारे लोगों से बचने लगा है। और उसका कारण क्या है कि वो हाथ धोने पर विशेष करके ध्यान दे रहा है। तो अगर आप लोग जो है वो बार बार अगर वो यूज करते हैं आपका सैनिटाइजर, तो हानिकारक है वो ज्यादा। और सैनिटाइजर जो है ना किस हद तक मार पा रहा है वो बैक्टीरिया या वायरस को, हम लोग उसके बारे में ज्यादा डिटेल से जाना नहीं चाहेंगे यहाँ पर। लेकिन जो उसके बनावट है वायरस का, वो सैनिटाइजर से ज्यादा असर उस पर नहीं होता है। सैनिटाइजर जो है ना सेकेंडरी फैक्टर है उसको डैमेज करने के लिए। जो प्राइमरी जो है सबसे अच्छा उपाय जो है ना वो क्या है, हाथ को धोइए साबुन से। हाँ, और साबुन से धोने पर क्या होगा, वो आपका वहां से निकल जाएगा, समाप्त हो जाएगा, हाथ से हट जाएगा अधिकांश तक। तो खैर देखिए, वॉशिंग ऑफ द हैंड जो है ना हम लोग जो शुरू किए हैं कोरोना में, वो आपका ढेर सारे रोगों से हमको अभी बचा रहा है। दूसरा है आपका रेगुलर ट्रिमिंग करना नेल्स का। ढेर सारे लोगों का आदत हो गया है नाखून बड़ा बड़ा कर रखने का। हम बार बार स्टूडेंट्स लोग को बोलते हैं कि नाखून जो है ना वो छोटा रखो, क्योंकि आप अगर जो है ना किसी हीरो या हीरोइन के जैसा अपना नाखून रखना चाहते हो तो क्या करते हैं, अपने जो उनका जो नाखून है उसको जाकर बार बार जो है ना ट्रीटमेंट करवाते हैं, आपका उसका उपचार करवाते रहते हैं जाकर वो आपका पार्लर्स में। जबकि हम लोगों को जो है ना हम कहीं पर पढ़े थे, किसी हीरोइन का था निकला हुआ आर्टिकल्स, उसमें था कि जो है ना वो उनके नाखून के बारे में पूछा गया तो बताया कि करीब करीब जो है ना वो 3-4-5 हजार रुपया जो है ना वो खर्च हो जाता है उस पर। तो सोचो जो लोग जो है ना अपने नाखून पर खर्च करता है 5,000 रुपया, 4,000 5,000 रुपया, और उससे आप जो है ना तुलना करते हो जो कि हम लोग जो है ना 5 रुपया भी खर्च नहीं करते नाखून पर, और नाखून चाहते हैं कि उसके जैसा बढ़ा के रखें। तो ये क्या करेगा, आपको जो है ना एक जो पर्सनल हाइजीन है उसको तोड़ देगा। पर्सनल हाइजीन को जब तोड़ेगा तो हम इन्फेक्शन की तरफ बढ़ जाएंगे, हमको इन्फेक्शन होने लगेगा। अभी जो एक अगला जो हम लोगों का जो है अभी आया है नया जो इस कोरोना के कारण कि जो भोजन है उसको फ्रेश खाओ। ये तो खैर बहुत पुराना है, और कहावत हम लोग के गांव में भी कहा जाता था कि खाना जो है ना वो आपका शाम ढलने के पहले खा लेना चाहिए। मतलब कि 6 बजे तक खाना, 7 बजे तक लोगों को खा लेना चाहिए। क्यों खा लेना चाहिए भाई, उसके बाद चूंकि खाना तो बनेगा, तो कब बनेगा, शाम में बनेगा, और खाएंगे 10 बजे तो क्या होगा, खाना खराब हो जाएगा। तो हमेशा खाना जो है ना फ्रेश होना चाहिए, ताजा होना चाहिए। आपको पहले भी बताया था कि 4 घंटा तक के अंदर में खाना को खा लेना चाहिए। जो लोग सुबह का बनाया हुआ खाना या दोपहर का बनाया हुआ खाना जो है ना शाम में खाते हैं, वो मूर्ख नहीं महामूर्ख है। उनको जो है ना वो इन्फेक्शन होने का चांस काफी होता है, प्लस वो खाना ऑलरेडी सड़ चुका होता है या सड़ने लगता है, हाँ रॉटन हो जाता है फूड। कुक्ड फूड की जगह पर वो धीरे धीरे वो आपका रॉटन फूड में बदल जाता है। और वो अगर खास करके अगर वो वाटरी फूड है, जैसे सब्जियां हैं, जैसे जो है ना वो आपका कुछ वैसा आइटम है जिसमें आपका वाटर की मात्रा ज्यादा है। अगर ड्राई फ्रूट्स है तब तो फिर जो है ना मतलब सूखा हुआ जैसा है, तला हुआ है घी वगैरह में या तेल वगैरह में, तो उसमें थोड़ा सा जो है ना सड़ने का प्रोसेस कम हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम, कीपिंग द फूड ऑलवेज कवर्ड। जब भी भोजन को रखो तो क्या करो, ढक के रखो। आजकल हम लोग क्या करते हैं, वो भोजन उठाते हैं उसको खुला छोड़ के चल देते हैं, क्या बस तुरंत आ ही रहे हैं। तो तुरंत आ ही रहे हैं तो क्या इंतजार करेगा उतना देर आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्यों आएंगी ढकेंगी बर्तन को, तब तक जो है ना बाहर ही रहते हैं। हाँ तुरंत उसमें अंदर घुस जाएगा, और अंदर घुसेगा
तो क्या होगा, आप समझ लीजिए आपका भोजन जो है ना वो आपका इन्फेक्टेड हो जाएगा, कंटेमिनेटेड हो जाएगा। इन्फेक्टेड ठीक नहीं है, कंटेमिनेटेड हो जाएगा। हाँ, इन्फेक्शन का शब्द जो है ना सामान्यतः हम लोग लिविंग पर यूज करते हैं, और जो आपका नॉन लिविंग है या डेड होता है उसके लिए कंटेमिनेटेड का बात करते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे कलम आपका कंटेमिनेटेड है, ठीक है, पेन जो आपका है वो कंटेमिनेटेड हो जाएगा, मोबाइल है कंटेमिनेटेड है, हाँ लैपटॉप है कंटेमिनेटेड हो सकता है। इन्फेक्टेड जो है ना आप हो सकते हैं, आपका गाय भैंस हो सकता है, लेकिन अगर आप मर चुके हैं, आपका लाश पड़ा हुआ है, तो इन्फेक्टेड से अच्छा रहेगा कंटेमिनेटेड यूज करो वहां पर। हाँ, कंटेमिनेटेड रचना है, तो कोशिश यही करना चाहिए कि भोजन को जो है ना वो कंटेमिनेटेड करके होने के पहले जो है ना कवर करके रखे, मतलब कवर करके रख के उसको कंटेमिनेटेड होने से बचाया जा सकता है। अभी हम कई बार बच्चों को बोलते हैं, खास करके बच्चों को, पानी पूरी वाला बात, वो लोग जो है ना वो क्या करते हैं, वो जाकर आप जो है ठेला पर जाओ ना, जाकर पानी पूरी खाते हो, थोड़ा ध्यान रखो वहां पर, हो ना तो हाथ धोने पर विशेष ध्यान देते हैं, और वो जो अनकवर्ड भी रहता है, जिसके कारण जो मक्खियां होती हैं अगर बगल का नालियों का, वो आकर आराम से इस पर बैठता है। और अभी आपको पता है कि ये जो एंटोमिवा हिस्टोलिटिका है वो आपका वो स्टूल के द्वारा, लैट्रिन के द्वारा जो चला जाता है। तो इमेजिन करो थोड़ा सा कि कई बच्चा जो है ना जिसको एंटोमिवा हिस्टोलिटिका हुआ होगा शायद, या नहीं भी हुआ हो, वो जो है ना वो कहीं पर क्या किया है, स्टूल जो है ना खुले में कर दिया है, और वहां पर उस पर मक्खियां बैठेंगी, और मक्खियां जब बैठती है तो क्या करती है, उस पैर से उसको उठा के अपने पूरे पंख पे लगाती है, अपने बॉडी पर उसको रब करती है, हाँ स्टूल को, अब लेके वहां से उड़ी और आकर क्या हुआ, उस चोखा पर बैठ गई जो आपका पानी पूरी में डालने वाला है। अब बताओ उसका टेस्ट कितना बढ़िया हो जाएगा। इसीलिए शायद जो है ना हम लोग देखते हैं बाजार का जो टेस्ट होता है ना वो आपका घर वाला का टेस्ट से कुछ अलग हो जाता है, क्योंकि उसमें हाथ भी धोया हुआ नहीं है उनका जो देने वाले हैं। वो खैनी देखिएगा खाते रहते हैं, निकाल के उधर पे के साइड में, और फिर हाथ पहुंच के कपड़ा में जो है फिर उसी से अपना देना शुरू। तो थोड़ा सा उनका लार भी आया, खैनी का जो जूटा वगैरह है थोड़ा जो है ना वो सब उसमें मिला, कुछ हाथ का मैल मिला, तो जो है ना टेस्ट एकदम एक नंबर का हो जाता है। तो खैर आप लोग जो है ना अपना सोचे, हम जो है ना बिना मतलब का कोई बात ऐसा नहीं बताए कभी, और इसलिए जब भी हम क्लास में बताते तो बच्चों लोगों को क्या लगता था कि सर जो है ना ऐसे ही बोल दे रहे। नहीं नहीं, हम आपको खाने को छुड़ाने के लिए नहीं बोल रहे, आप घर में बना के खाओ ना पानी पूरी चोखा और क्या क्या जो बनाना है सो, या फिर जो जिनके पास खाते हो उनको कम से कम इतना जो है ना बोलो कि आप हाइजीन करके रखो, है ना, कम्युनल हाइजीन जो है ना वो मेंटेन करो, आप वो हाथ ठीक से साबुन से धो लें आपको खिलाने के पहले, ठीक है, वो जो उनका बर्तन वो सब ढका हुआ रहे, और तो और ज्यादा देर का ना बना हुआ रहे। वो जो है ना चोखा बनाते हैं सुबह में और शाम तक चलता रहता है, बच्चा उसी में से ले लेके मार रहा है अपना, और साइड से देखिएगा निकाल निकाल के वो देते रहते हैं। तो जो चोखा आलू का वो बना होगा 5 घंटा पहले, उसका क्या स्थिति होगा, उसमें स्टार्च काफी मात्रा में, और आप लोग को बैक्टीरिया वायरस पढ़े हैं हम लोग, और ये फंजाई पढ़े हैं, वो डिकम्पोजर है, तुरंत पहुंचेगा स्टार्ची फूड पर, कौन, फंगस, और उसको डिकम्पोज करना शुरू कर देगा। तो खैर हम यहाँ रहते हाथ को हमेशा धोते रहना चाहिए, नाखून को अपना काटिए और छोटा रखिए। भोजन को जो है ना हमेशा क्या खाइए, ताजा खाइए, फ्रेश भोजन कीजिए, बनाया हुआ ताजा भोजन। इवन हम तो ये कहते हैं कि भोजन बनाने के आधा घंटा में खाना खा लेना चाहिए। और नेक्स्ट है ना अवॉइडिंग डिफिकेशन इन ओपन स्पेस, कभी भी जो है ना आपका ओपन स्पेस में लैट्रिन के लिए नहीं जाना चाहिए। अभी जो है ना मोदी जी का जो है ना एक बहुत बढ़िया ये रोल रहा आपके देश में, कम से कम लोग हंसते हैं कि प्रधानमंत्री होकर जो है ना लैट्रिन का बात करता है, प्रधानमंत्री होकर जो है ना वो सफाई का बात करता है, तो प्रधानमंत्री होकर क्या गंदगी का बात करे यार। हाँ, वो जो है ना बोले लोगों को कि आप खुला में बैठो, इस तो सर होनी चाहिए हमारी कि हमारी आजादी के इतने साल के बाद भी हम खुले में जाते हैं और गर्व महसूस करते हैं। कहीं जो है ना गांव में तो देखे हैं कि उनके यहाँ टॉयलेट बन चुका है, लेकिन वो क्या बताते हैं, गांव वाले लोगों से, कई लोगों से मिले जो बताते हैं खुल के कि जो है ना अगर हम बाहर नहीं जाए तो साफ जो है ना वो नहीं होता, डिफिकेशन लैट्रिन साफ नहीं होता। अरे क्या हो गया, माथा में घुस गया यार कि जो है ना टॉयलेट में जाएंगे तो साफ नहीं होगा। ये जो है ना इसको इस प्रोसेस को अगर कोई आदमी बदलना चाह रहा है कोई इसमें, तो हम लोग को उसमें जो है ना मदद करना चाहिए, क्योंकि आप अधिकांश जो रोग पढ़ोगे, अधिकांश जो डिजीज पढ़ोगे
वो आपका डिफिकेशन से जुड़ा हुआ है। हाँ, ओपन स्पेस में जो डिफिकेशन है उसके कारण ही अधिकांश जो है ना रोग फैल रहे हैं। अगर इसको रोक दिया जाए पूरी तरह से, तो हमको लगता है भारत जो है ना बाकी विश्व के तुलना में, विश्व के देशों के तुलना में ज्यादा स्वस्थ रहेगा, क्योंकि हम लोग का इम्यून सिस्टम ज्यादा मजबूत है। हमारी नदियां जो है ना वो पानी देती है, हम उसको आराम से पी लेते हैं, जबकि विदेशी लोग जो है ना वो बिना फिल्टर पानी का नहीं रह सकते। लेकिन आज नदियां जो है ना वो दूषित हो रही है हमारे डिफिकेशन से, हमारे जो है ना वो सड़े गले जानवरों के डाल देने से, सड़े गले जो है ना वो क्या कहते हैं पदार्थों को डाल देने से वो आपका क्या हो रही है, इन्फेक्टेड हो रही है, और वो जो है ना कुछ हद तक बर्बाद हो रही है। आज जो है किसी नदी में साफ पानी आ जाए तो क्या कहलाता है, वो एक जो है ना वो घटना बन जाता है। अभी हाल में हमारे पास एक वीडियो भेजा गया हमारे गांव से लोगों के द्वारा, और वो बताया गया कि हमारी जो नदी है उसका पानी एकदम साफ है, जैसे पी सकते हैं। बताओ कितना आश्चर्य का बात है कि उन लोग को आज आश्चर्य हो रहा है कि हमारे नदी का पानी साफ हो गया है। ये जो है ना कहीं हमारी मेंटेलिटी जो है ना दूषित हो चुकी है। तो अगर हमको तो लगता है कि प्रिवेंशन में जो है ना एक शब्द और जोड़ना चाहिए था, पर्सनल हाइजीन, कम्युनल हाइजीन और एक मेंटल हाइजीन। मानसिक जो है ना वो रूप से हम लोग तैयार नहीं है हाइजीन के लिए, तो मानसिक हाइजीन भी होना चाहिए। खैर हम आगे बढ़ते। तो ये एंटमीबा हिस्टोरिका का बात कर रहे थे। एंटमीबा हिस्टोरिका से सामान्य रूप में जो रोग होता है उसका नाम है अमीबियासिस, और समानतः इसको गांव में लोग पेचिस करते हैं। ठीक है, इसको समाप्त करने के लिए जो मट्ठा होता है, मतलब कि वो जो मिल्क का जो प्रोडक्ट आता है वो काफी फायदेमंद होता है, क्योंकि उसमें फैट कम न के बराबर होता है। और वो क्या करता क्या है, वो आराम से जो है ना इसको हटाने में, वहां से समाप्त करने में उसका जो बैक्टीरिया होता है वो मदद करता है। तो इसलिए गांव में लोग बोलते थे कि पेचिस अगर हो रहा है, आव पड़ रहा है, तो क्या करें, माठा का यूज करें। ठीक है, लेकिन हम तो यही बोलेंगे कि अगर हो गया हो तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर से मिलकर इसका उपचार करा लेना चाहिए, क्योंकि ये जो है ना काफी खतरनाक रूप ले सकता है। अब हम आते हैं एंटमीबा हिस्टोरिका का कुछ दूसरे स्पीसीज का बात करते हैं। एंटमीबा हिस्टोरिका का जो अगला स्पीसीज है उसका नाम है एंटमीबा जिंजीवैलिस। जैसा कि नाम है जिंजीवैलिस या गिंगीवैलिस लोग बोलते हैं। ये जो है ना आपका नॉन पैथोजेनिक समानता होता है, और आपके ऑर्गेनिक मटेरियल को खाता है जो आपके माउथ में होता है, मतलब कि आपके माउथ में होता है, ये पाया जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि जो पाइरिया होता है उसमें इसका भी रोल है, लेकिन इसका जो है ना खास रोल अभी तक पता नहीं चला है पाइरिया में। लेकिन हाँ, वो जो टार्टर होता है उस पर ये पाया जाता है, इसलिए इसका नाम जिंजीवैलिस है। अगला है ई कोलाई। ई कोलाई जो है ना एक बैक्टीरिया का नाम सुने होंगे, और ये जो है एंटमीबा हिस्टोरिका है। एंटमीबा हिस्टोरिका कोलाई है। तो अगर केवल ई कोलाई लिखा हुआ रहे तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए एंटमीबा है वो, और अगर ई कोलाई बैक्टीरिया लिखा हुआ रहे तब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि वो क्या है, वो आपका एंटमीबा कोलाई जो लिखा हुआ था वो एंटमीबा कोलाई नहीं है, बल्कि इचरेसिया कोलाई है। तो इचरेसिया कोलाई जो होता है वो आपका बैक्टीरिया है, उसके लिए हम लोग ई कोलाई बैक्टीरिया लिखते हैं। जबकि केवल एंटमीबा कोलाई अगर रहेगा तो इसका मतलब है कि वो एंटमीबा है, मतलब कि प्रोटोजुअन है। ध्यान रखिएगा, ये जो आपका ई कोलाई है वो आपका कॉमेंसल के रूप में पाया जाता है हमारे कोलोन में, और कोलोन में ये क्या करता है, अनडाइजेस्टेड वेस्ट को खाता है। हम लोग पीछे भी पढ़े हैं कि ई कोलाई जो बैक्टीरिया है वो भी हमारे कोलोन में पाया जाता है, और वो जो है ना सिम्बायोटिक एसोसिएशन कुछ हद तक दिखाता है, वो स्टूल बनने में मदद करता है, प्लस कुछ एक जो है ना आपका विटामिन को बनाता है और एब्जॉर्प्शन में मदद करता है मिनरल्स को वाटर के साथ। ये जो ई कोलाई है कॉमेंसल दिखाता है। कॉमेंसल का मतलब है, आपको अगर थोड़ा बहुत भी सिम्बायोसिस याद होगा, पीछे हम लोग पढ़े थे स्टार्ट करने में क्लासिफिकेशन, कि सिम्बायोसिस जो होता है दो अलग अलग जाति के ऑर्गेनिज्म के बीच में जो संबंध होता है वो कई प्रकार का होता है। एक था आपका सिम्बायोसिस में म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है, दोनों स्पीसीज जो अलग अलग हैं एक दूसरे के साथ, दोनों को एक दूसरे से फायदा। दूसरा था कॉमेंसल, जिसमें एक को फायदा और एक को न फायदा न घाटा। फिर था पैरासिटिक, प्रीडेशन, एक को फायदा और दूसरे को घाटा।
इसी तरह से हम लोग जो है ना उसको कई भाग में बांटे थे। तो उसमें जो ये कॉमेंसल है, कॉमेंसल में क्या होता है कि एक को फायदा होता है, दूसरे को घाटा या फायदा नहीं होता, न घाटा न फायदा। तो जैसे हम लोग हैं, हम लोगों में जब इंटरवीवा आया, हमारे जो है ना लाइफ टाइम में जब आ जाता है वो, तो क्या करता है, अनडाइजेस्टेड वेस्ट को खाना शुरू कर देता है। और हाँ, वो उसको तो भोजन मिल जाता है हमारे कोलोन के अंदर, लेकिन हमको इससे कोई खास घाटा नहीं है। किससे? ई कोलाई एंटमीबा से। ध्यान रखिएगा, ई कोलाई का मतलब एंटमीबा, और ई कोलाई बैक्टीरिया का मतलब इचरेसिया कोलाई बैक्टीरिया। दोनों आपको कोलोन में ही मिलेंगे। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, कुछ अदर इंपॉर्टेंट सार्कोडीन्स का बात करते हैं, जिसमें है जेंट अमीबा। जेंट अमीबा जो है, इसका जीनस है पेलोमिक्सा, या इसको चाओस बोलते हैं, ठीक है, चाओस। जाइंट अमीबा इसको बोल रहे हैं, या जेंट अमीबा। जाइंट का मतलब होता है काफी विशालकाय, राक्षसकाय अमीबा। इसका जीनस है आपका पेलोमिक्सा, जीनस। स्पीशीज अलग अलग होता है। जैसे एक नीचे में एग्जांपल लिखे हैं उसका, पेलोमिक्सा कैरोलिनेंसिस, पेलोमिक्सा कैरोलिनेंसिस, इसको बोलते हैं चाओस, चाओस चाओस ना। ये सबसे बड़ा आपका सबसे बड़ा आपका एंट अमीबा है, या जेंट अमीबा इसको बोलते हैं, जाइंट अमीबा। ये करीब 6 मिलीमीटर होता है लेंथ में, और समानता जो है ना वैसे पानियों में ज्यादा पाया जाता है जो आपका स्थिर पानी है, मतलब जिसमें आपका करंट नहीं है, जो आपका रुका हुआ पानी है, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आप उसके मिट्टी में जो है ना, कीचड़ में ये पाया जाता है, जेंट अमीबा, चाओस चाओस। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते, नेक्स्ट बात करते। नेक्स्ट जो है आपका वो है एक्टिनोफ्रीज, या इसको हम लोग सन एनिमल क्यूल भी कहते हैं। ये आपका फ्रेश वाटर सार्कोडीन्स है, जिसमें आपका ढेर सारा क्या होता है, स्यूडोपोडिया होता है। और वो जो स्यूडोपोडिया होता है कुछ हद तक रे जैसा होता है, जैसे सूर्य से रे निकलता है, हम लोग सन को बनाते हैं कई बार स्केच डायग्राम से, उसमें से कैसे वो रेखा रेखा जैसा दिखाते हैं, इसी तरह से यहाँ भी होता है, वो रेडिएटिंग होता है चारों तरफ। इसमें से आपका स्यूडोपोडिया, जिसको एक्टिनोपोडिया भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो रे जैसा होता है, स्टार जैसा होता है, या एक्सोपोडिया बोलते हैं समानता इसको। तो एक्टिनोफ्रीज जो है, इसको सन एनिमल क्यूल क्यों कहते हैं भाई, तो आराम से बताइएगा कि एक तरह का सार्कोडीन है, मतलब प्रोटोजोअन्स है। इसमें जो है ना आपका जो स्यूडोपोडिया होता है, वो आपका किस टाइप का होता है, एक्सोपोडिया होता है, क्योंकि वो आपका रे जैसा नजर आता है, इसलिए इसको हम लोग एक्टिनोपोडिया भी कहते हैं। नेक्स्ट जो बात करते हैं दूसरा के बाद तीसरा है ऑलोकैंथा। ऑलोकैंथा जो होता है वो एक्सक्लूसिवली मैरीन होता है, मतलब वो आपका समांतर सी वाटर में पाया जाने वाला सार्कोडीन है। इसमें सिलिशियस और पोरस सेल्स होता है, जिससे ढेर सारे आपके स्यूडोपोडिया बाहर निकले होते हैं। और इसका जो आपका जो शरीर, इसका जो आपका बॉडी होता है वो आपका सिलिया के लेयर से घिरा होता है, लेकिन वो आपका ढेर सारे फिलामेंटस स्यूडोपोडिया इसमें से निकले होते हैं। आप ऐसे समझ लो, जैकेट जैसा इसका ऊपर से कवरिंग होता है सिलिया का पतला सा, और उसमें से जो है ना आपका फिलामेंट फिंगर लाइक जो है ना टिप्स जैसा निकला हुआ होता है, क्या, स्यूडोपोडिया। और इसमें जो स्यूडोपोडिया होता है वो कैसा होता है, फिलामेंटस टाइप का होता है, फिलामेंट जैसा होता है। ये जो इसका जो काइटनस कैप्सूल है वो आप इसके बॉडी में पाया जाता है। साइटोप्लाज्म को आपको दो भाग में बांट देता है, एक इक्टोसाइटोप्लाज्म और इंडोसाइटोप्लाज्म। इक्टोसाइटोप्लाज्म को हम लोग इक्टोप्लाज्म भी बोलते हैं, और जो इनर होता है अंदर में, जिसको इनर आपको साइटोप्लाज्म बोल रहे थे, उसको कहते हैं इंडोप्लाज्म। तो इसका जो साइटोप्लाज्म है वो भी आपका डिवाइडेड होता है क्लियर कट, किसके मदद से, काइटिनस कैप्सूल के मदद से दो भाग में, जबकि बाकी जगहों पर ऐसा कुछ आपको नजर नहीं आया। इससे बैक्टीरिया में भी आप पढ़े होंगे, सॉरी जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे
अमीबा, अमीबा में भी हम लोग पढ़े थे कि इसका भी जो आपका साइटोप्लाज्म था वो आपका दो भाग में डिवाइडेड था, इक्टोप्लाज्म और इंडोप्लाज्म के रूप में, लेकिन वहां पर आपको काइटिनस कैप्सूल नजर नहीं आ रहा था। नेक्स्ट है फोराम्निफेरंस। फोराम्निफेरंस जो होता है वो आपका कैल्केरियस और पोरस सेल रखता है, जिस तरह से अभी हम लोग ऑलोकैंथा में देख रहे थे। इसमें से ढेर सारे फिलामेंट लाइक सीडोपोडिया बाहर आता है, और ये जो है ना काफी उलझे हुए होते हैं। उसमें आपका क्या था, फिलामेंट आपका सीडोपोडिया बाहर निकला था बॉडी से, लेकिन इसमें क्या होता है काफी उलझ जाता है, उलझ कर जो है ना वो आपका कुछ हद तक गुच्छा जैसा हो जाता है और नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको बोलते हैं रेटिकुलोपोडिया। तो ये भी आपका फाइब्रस पोडिया का ही जो है ना, फिलामेंटस पोडिया का ही, सीडोपोडिया का ही एक रूप है। अंतर यही है कि उसमें फिलामेंटस पोडिया जो था वो उलझा हुआ नहीं था, इसमें सब उलझकर कुछ हद तक जो है ना बॉल जैसा स्ट्रक्चर बना देते हैं, वो आपस में उलझकर नेट बना देते हैं, जाल बना देते हैं, इसलिए यहाँ पर सीडोपोडिया को रेटिकुलोपोडिया कहते हैं। इसका उदाहरण है एल्फिडियम और ग्लोबिजेरिना। नेक्स्ट जो है हम लोग अगला जो थोड़ा सा यहाँ पर लिखे हैं कि आप लोग जानते होंगे कि समुद्र के तल से जो है ना वो चौक निकाला जाता है या चूना निकाला जाता है। तो ये जो चूना या जो चौक प्राप्त होता है ये कहाँ से होता है, तो वो जो है ना एक विशेष जो है आपका मड से प्राप्त होता है, जिसको कहते हैं फोरामिनिफेरल ऊज। ठीक है, ये जो आपका फोरामिनिफेरल ऊज जो होता है या मड जो होता है वो आपका कैल्केरियस सेल होता है, जो कि फोरामिनिफेरस जो अभी हम लोग ऊपर में देखे उसके डेड एंड डिके करने के बाद बचा हुआ रह जाता है। उसके ऊपर में जो सिलिका का लेयर अभी था ना, कैल्केरियस जो लेयर था ना, वो सब क्या होता है कि वो बैठता जाता है मिट्टी पर, और समुद्र का जो सी बेड है उस पर करीब करीब जो ना 30% हिस्सा इसके द्वारा ढक दिया जाता है, और उसी को हम लोग निकालते हैं कॉमर्शियल चॉक के रूप में या लाइन के रूप में। ठीक है, तो ये आपका जो था खत्म हो गया। आपको अगर पूछना है तो पूछ लो। इसमें हम लोग जो है ना अमीबॉयड जो प्रोटोजोअन्स था वो आपका समाप्त हो गया। स्पोरोजोआ है, थर्ड है। इसमें अब इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा सबसे पहला जो दिमाग में रखना है वो ये है कि ये आपका जो है ना इसका लोकोमोटरी और फीडिंग ऑर्गन दोनों के दोनों एब्सेंट होते हैं। मतलब इसमें लोकोमोशन जो है ना करने वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका एब्सेंट होता है। ये पहला बात है। तो हम आपको पीछे भी बताए थे कि हम लोग जो प्रोटोजोन था, प्रोटोजोन प्रोटिस्टन जो था उसको हम लोग कम से कम 4 ग्रुप में बांटे थे, और आधार क्या था उसका जो लोकोमोटिव स्ट्रक्चर था वो था, जिसमें स्यूडोपोडिया से था वो स्यूडोपोडियल था, हाँ, या अमीबॉयडल हो गया। जिसमें आपका फ्लैजिला से था वो फ्लैजिलेटेड था, और जिसमें नहीं था कोई भी तो उसको बोलते हैं अस्पोरोजोआ। ठीक है, अस्पोरोजोआ में हम अगर आते हैं तो इसका जो कैरेक्टर से पहले देख लें। मोस्टली पैरासिटिक्स होता है, पैरासिटिक होता है, अधिकांश जो है ना पैरासाइट के रूप में पाया जाता है। और तो इसमें आपका लोकोमोटरी ऑर्गन्स और जो आपका फीडिंग ऑर्गन है वो आपका एब्सेंट होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो आपका एब्सेंट होता है। ये आपका न्यूक्लियस होता है सिंगल रूप में, प्लस न्यूट्रिशन जो होता है होलोजोइक टाइप का होता है। चूंकि आपको बताया कि एनिमल टाइप का है तो एनिमल है तो होलोजोइक तो होगा। रिप्रोडक्शन जो है ना वो एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप का होता है। इसका कुछ एक एग्जांपल्स हैं जो हमको जानना है उसके बारे में। एक है प्लाज्मोडियम और एक है मोनोसिस्टिस। इस सब का नाम जो है ना बार बार आपको आएगा, मोनोसिस्टिस और किसका, प्लाज्मोडियम का। आगे भी आप पढ़ोगे, 12 में भी पढ़ोगे तो मोनोसिस्टिस और प्लाज्मोडियम का बात जो है ना वो आएगा। प्लाज्मोडियम के बारे में वो जो साइकिल है आपका मलेरिया साइकिल, वो भी आपको पढ़ना है 12 में, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उसको यहीं पर एक्सप्लेन कर दें ताकि 12 में जो है ना कम से कम बाहर पढ़े। तो आप लोग ये मत समझना कि इतना यहाँ पढ़ेंगे तो 12 में क्या कितना पढ़ना होगा। बहुत हद तक आपको फिर आसान होता जाएगा। अभी तक जितना भार पढ़ना था आपको पढ़ गया, अब धीरे धीरे आपका क्लास जो है ना वो आसान होता जाएगा। हम बात करते हैं प्लाज्मोडियम का।
प्लाज्मोडियम जैसे ही कोई बोले तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए ये प्रोटोजोन प्रोटिस्टेंस है और ये क्या करता क्या है, मलेरिया उत्पन्न करता है, इसलिए इसको हम लोग मलेरिया पैरासाइट्स भी कहते हैं। ये आपका इसका हैबिट और हैबिटेट का अगर बात करें तो ये आपका डाइजेनेटिक होता है, इसका जो नेचर होता है पैरासाइट्स के रूप में, और ये इंडो पैरासाइट के रूप में होता है, मतलब बॉडी के अंदर हमेशा पैरासाइट के रूप में रहता है। इसका जो लाइफ साइकिल है वो 2 ऑर्गेनिज्म में पूरा होता है, 2 अलग अलग स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म में पूरा होता है। जैसे एक मैन है और दूसरा है फीमेल एनोफिल्स। वो जो मैन होता है उसमें मलेरिया पैरासाइट जो होता है वो इंट्रासेलुलर पैरासाइट के रूप में होता है, मतलब कि वो सेल के अंदर पाया जाता है। खास करके आपके बॉडी के 2 सेल्स जो है ना वो इंपॉर्टेंट है इसके ह्यूमन में पैरासाइट के रूप में रहने के लिए। एक है हिपैटिक सेल जो लीवर में पाया जाता है और दूसरा है ब्लड में पाया जाने वाला आरबीसी या इरिथ्रोसाइट्स। तो हम लोगों में एक ऐसा होता है इंडो पैरासाइट्स के रूप में होता है, और इंडो पैरासाइट्स में भी कैसा, इंट्रासेलुलर, मतलब सेल के अंदर का पैरासाइट्स। हमारे अंदर, हमारे बॉडी के अंदर जो है ना लिवर सेल के अंदर होता है, हिपैटिक सेल के अंदर, और कहाँ होता है वो आपका आरबीसी में होता है, ब्लड में। अगर हम फीमेल एनोफिल का बात करें तो फीमेल एनोफिल में जो है ना ये आपका पाया जाता है किस रूप में, इंटरसेलुलर पैरासाइट्स के रूप में होता है। प्लस उसमें जो है वो आपका गट के रूप में गट में पाया जाता है और सैलिवरी ग्लैंड में पाया जाता है। मतलब उसमें सेल के अंदर का बात नहीं होगा। हाँ, सेल में अंदर का बात अगर होगा तो किसमें होगा, मनुष्य में। और मनुष्य में जो है ना, मैन में जो है ना 2 सेल है जिसमें ये खास करके अपना विकास को करता है या उसको प्रभावित करता है। एक है लीवर सेल और दूसरा है आपका आरबीसी। इसलिए जिसको मलेरिया हो जाता है उसको देखिएगा भोजन ज्यादा नहीं पचता है, उसको दिक्कत हो जाता है। क्या दिक्कत हो जाता है भाई, उसका लीवर को जो है ना वो लीवर उसका डैमेज होता है इसमें। नेक्स्ट है आपका मादा एनोफिल को ये क्यों नहीं प्रभावित करता, क्योंकि ये उसका इंटरसेलुलर होता है, सेल के बीच में रह जाता है जैसे गट में और खास करके और सैलिवरी ग्लैंड्स में, इसलिए उसको ज्यादा इससे कोई खास परेशानी नहीं होती। हमारे जो आपके मलेरिया हम लोगों में होता है उसको काउज करने के लिए जो प्लाज्मोडियम जिम्मेवार है उसके वो समांतर 4 रूप में पाया जाता है, 4 स्पीशीज के रूप में पाया जाता है। पहला है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, दूसरा है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और तीसरा है प्लाज्मोडियम मलरी। ये जो आपका प्लाज्मोडियम मलरी है या वाइवेक्स है या फैल्सीपेरम है और एक चौथा है ओवेल, प्लाज्मोडियम ओवेल। इस समय क्या क्या स्थिति है हमको पढ़ना सिर्फ एक है, एक को हम देखेंगे तो बाकी सब भी आ जाएगा वहां पर। देखो ये जो आपका प्लाज्मोडियम ओवेल है वो भारत में तो एब्सेंट होता है, होता ही नहीं है। ये अफ्रीका में मुख्यतः पाया जाता है या वियतनाम के क्षेत्र में पाया जाता है। ये जो आपका है प्लाज्मोडियम ओवेल वो हमारे यहाँ जो है ना कभी भी किसी को नहीं देखा गया है अभी तक कि मलेरिया खास करके इससे हुआ हो, किससे, प्लाज्मोडियम ओवेल से। तो इसलिए कहा जाता है कि ये भारत में जो है ना आपका एब्सेंट है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है वो सबसे कॉमन स्पीशीज है भारत में। तो भारत में जो मलेरिया होता है वो मुख्यतः किसके कारण होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कारण होता है। और तो हमको जो पढ़ना भी है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के को ही थोड़ा देख लेते हैं, जान लेते हैं। शुरू करते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में होस्ट कितना हो जाएगा, 2, एक हो जाएगा मनुष्य और एक हो जाएगा फीमेल एनोफिल, मच्छर। अब यहाँ पर जो इसका लाइफ साइकिल होता है या जीवन चक्र होता है उसको हम लोग 2 भाग में बांट सकते हैं, एक एसेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल। वो जो लाइफ साइकिल होता है वो जो मनुष्य में होता है उसको कहते हैं साइजोगोनी, जबकि जो आपका फीमेल एनोफिल में होता है उसको कहते हैं गैमोगोनी या स्पोरोगोनी। ये जो गैमोगोनी या स्पोरोगोनी है
इन सबको अलग से पढ़ेंगे, साइटोगामी को भी अलग से पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर हम सुधार करना, थोड़ा सा लिखना चाह रहे हैं, इसमें जोड़ना चाह रहे हैं। दोनों प्रकार का हो रहा है, सेक्सुअल भी और एसेक्सुअल भी। सेक्सुअल जो होता है आपका साइकिल, उसको कहते हैं गैमोगोनी, किसमें, फीमेल एनोफिल में। और फीमेल एनोफिल में जो एसेक्सुअल होता है उसको कहते हैं स्पोरोगोनी। जबकि ह्यूमन बीइंग में केवल और केवल एसेक्सुअल होता है और इसको कहते हैं साइजोगोनी। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग में होता है साइजोगोनी, और साइजोगोनी जो होता है एसेक्सुअल टाइप का होता है लाइफ साइकिल। जबकि फीमेल एनोफिल में दोनों होता है आपका, सेक्सुअल भी जिसको गैमोगोनी कहते हैं, और एसेक्सुअल जो होता है उसको कहते हैं स्पोरोगोनी। ये आपको हम बता दिए यहाँ पर कि लाइफ साइकिल उसका 3 जो है आपका साइकिल में पूरा होता है, साइजोगोनी, गैमोगोनी और स्पोरोगोनी। उसी बात को नीचे में लिख दिए हैं, आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब जो है ना, हम इसको लाइफ साइकिल ऑफ जो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इन ह्यूमन शुरू करते हैं। सबसे पहले मनुष्य का अगर बात करें तो इसमें इन्फेक्शन होगा कैसे। तो जो फीमेल एनोफिल होगी वो आकर काटेगी, काटती है, काटने से प्लाज्मोडियम जो है ना अगर उसमें है तो अंदर चला जाएगा, अगर नहीं होगा प्लाज्मोडियम तो इन्फेक्शन का कोई चांस नहीं है। अब आपको पहले भी हम बताए थे कि जो मेल होता है ना वो इसके लिए जिम्मेवार नहीं होता है, क्योंकि मेल मॉस्किटो जो होता है उसको आवश्यकता आपके ब्लड की नहीं होती है। वो जो फीमेल होती है उसको जो है ना एग देने के लिए, अंडा देने के लिए आपको इसेंशियल कुछ अमीनो एसिड चाहिए, और इसेंशियल अमीनो एसिड जो है वो आपका एनिमल प्रोडक्ट है, एनिमल से प्राप्त होते हैं। इसलिए जो है ना वो क्या करता है, एनिमल के ब्लड को लेता है। तो वो जो फीमेल एनोफिल है उसका मेन उद्देश्य जो है वो आपका जीवित रहने के लिए वो खून को नहीं पीती है आपका, बल्कि बेचारी को जो है ना अपनी जनसंख्या को बढ़ाना होता है, अपनी संख्या को इंक्रीज करना होता है। इसलिए मजबूरी में वो क्या करती है, मनुष्य से ब्लड को लेती है। अब आगे हम इसमें बढ़ते हैं मोड ऑफ इन्फेक्शन। इसका जो इन्फेक्शन का मोड होता है, तरीका होता है, वो आपका जाएगा कैसे। तो आपको पहले भी बताए थे कि कोई भी मच्छर जो हो या मॉस्किटो जो हो या इवन कोई इंसेक्ट, अधिकांश इंसेक्ट जो आपको काटता है आपके ब्लड को सक करता है, इवन लीच भी, लीच हो गया उसमें जो, वो सब क्या करते हैं, वो आपके ब्लड में सबसे पहले जो है एंटी कोगुलेंट मिलाते हैं। एंटी कोगुलेंट करता क्या है, वो आपके ब्लड को कोगुलेट होने से रोकता है। कुछ हद तक आप ऐसे समझ लो, आप लोग कहीं बोरिंग होते हुए देखे होंगे। वो जो बोरिंग होता है, अर्थ में जो बोर किया जाता है उसमें पहले पानी मिलाया जाता है, ठीक है, ऊपर से डाला जाता है। वो पानी के द्वारा क्या किया जाता है, उसको बोर किया जाता है। तो आप ऐसे समझ लो उस पानी के द्वारा क्या किया जा रहा है, नीचे से भी पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो पानी डालेंगे तो पानी आएगा। तो यहाँ पर ब्लड जो है, ब्लड अगर लेना होता है तो उसको क्या करता है, ये ब्लड को कोगुलेट होने से रोकने के लिए, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर इतना बढ़िया व्यवस्था है कि जैसे ही पंचर होगा, जैसे ही ब्लड वेसल्स कहीं पर डैमेज होगा, आपका ब्लड जो है ना फट से वहां पर कोगुलेट हो जाता है। और जब ब्लड कोगुलेट हो जाएगा तो जहां पर छेद किया है वो आपका मॉस्किटो, वो उसको ले नहीं पाएगा, और छेद करने के बाद भी वो आपका खून नहीं पी पाएगा, उसका सूंड में जम जाएगा। उसका जो आपका माउथ पार्ट्स है वो क्या हो जाएंगे, कोगुलेट कर जाएंगे, उसमें आपका जहां तहां जम जाएगा कौन, आपका ब्लड। तो इससे बचने के लिए वो क्या करता है, सिलाइवा मिलाता है ब्लड में, ताकि जो जब वो पिए तो सिलाइवा क्या हो, उसके ब्लड के साथ, आपके ब्लड के साथ अंदर आए उसका, और वो कोगुलेट ना हो पाए कहीं। तो एंटी कोगुलेंट पाया जाता है उसमें, उसके सिलाइवा में। अब जो है ना फीमेल एनोफिल आपको काटी, तो काटने के बाद वो बोरिंग की एक तरह से, और वो क्या करेगी, लार डालेगी, पानी डालेगी पहले। तो लार जब डालती है तो सिलाइवा के साथ अगर है वहां पर इन्फेक्शन था उसको, किससे, प्लाज्मोडियम से, तो प्लाज्मोडियम आपके बॉडी के अंदर चला गया, ब्लड के अंदर चला गया सिलाइवा के साथ साथ। और ये जब आपके बॉडी के अंदर प्रवेश करता है, सामान्यतः स्पोरोजोइट्स के रूप में होता है।
तो इसका जो इन्फेक्टिव स्टेज होता है स्पोरोजोइट होता है, तो ध्यान रखिएगा। ये सब जो है ना यही इंपॉर्टेंट है, स्पोरोजोइट्स को अंडरलाइन करके याद रखिएगा इन्फेक्टिव स्टेज में। नेक्स्ट है स्पोरोजोइट्स होता कैसा है, सिकल शेप्ड होता है, हंसियाकार घुमावदार होता है, जैसे हंसुआ को आप देखते होंगे तो जैसे वो घुमावदार होती है उसी तरह से जो है ना ये हंसियाकार होता है और मोटाइल होता है, मूव कर सकता है। इसका लेंथ जो है ना करीब 14 माइक्रोमीटर होता है और 1 माइक्रोमीटर इसका ब्रीथ होता है, चौड़ाई होता है। इसका न्यूक्लियस जो होता है केवल एक होता है जो सेंटर पे पाया जाता है और अंडाकार होता है, ओवल होता है। नेक्स्ट जो बात है, ये जो आपका स्पोरोजोइट्स है वो ब्लड में आपका करीब 30 से 60 मिनट तक नजर आता है। जैसे किसी को अभी जो है ना मच्छर काटा फिंगर इनोक्टिक और उसमें से प्लाज्मोडियम बॉडी के अंदर प्रवेश कर गया, जब वो प्रवेश करता है तो करीब करीब आपको 30 से 60 मिनट तक नजर आता है। 30 से 60 मिनट के बाद अब वो क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है, वो आपको ब्लड में नजर नहीं आता है। इसलिए किसी को अगर मच्छर काटा हो, जिसको आज इन्फेक्शन हुआ हो, वो उसको मालूम जो है ना अभी आपको नहीं चल पाएगा। क्यों नहीं चल पाएगा? क्योंकि ब्लड अगर कभी चेक भी करवा लिया तो आपका 30 घंटा के अंदर करवाएगा तो ब्लड में वो मिल जाएगा कि हाँ भाई इसमें प्लाज्मोडियम है। लेकिन अगर ब्लड चेक जो है ना 30 घंटा के बाद हो, 7 घंटे के बाद हो, तो क्या होगा, वो आपका जाकर छिप जाता है। और वो छिपकर करता क्या है, हाँ यहाँ पर घंटा नहीं होना चाहिए, मिनट बोल रहे हैं, है ना। वो 30 मिनट से 60 मिनट मतलब 1 घंटा बोलना चाह रहे थे हम। हाँ, तो 1 घंटा तक में जो है ना वो अगर आप चेक करवाए हैं, 1 आवर तक में जो है ना अगर आप ब्लड को चेक करवाए तो आपको मिल जाएगा। जैसे ही 1 घंटा हो जाएगा मतलब करीब 60 मिनट हो जाएगा आपके काटने के, मच्छर के काटने के बाद, तब ये आपको नजर नहीं आएगा। कहाँ हो जाता है, आपके लीवर में चला जाता है ब्लड के द्वारा और वहां पर जाकर ए सेक्सुअल साइकिल शुरू कर देता है। अभी आपको हम बताए थे कि इसका जो जो आपका मनुष्य में जो आपका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है वो आपका ए सेक्सुअल टाइप का था और उसका नाम क्या था, साइजोगैमी। देखिए नीचे में लिखा हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये जो है ना इंटर करने के बाद करीब 1 घंटे के बाद आपको साइजोगैमी जो है ना वो शुरू कर देता है। और साइजोगैमी जो है ना वो होता कहाँ है, लीवर में होता है। ठीक है, ये जो एसेक्सुअल साइकिल है वो भी आपका 3 फेज में पूरा होता है। एक है प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकिल, दूसरा है एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल और तीसरा है इरिथ्रोसाइटिक साइकिल। जैसा कि नाम है प्री इरिथ्रो मतलब इरिथ्रो शब्द आया है किससे, आरबीसी से, इरिथ्रोसाइट्स है ना। तो आरबीसी से पहले का साइकिल, ये जो प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकिल है वो आपका उसके घुसने के तुरंत बाद होता है। दूसरा है एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल, मतलब ये भी आपका उसका इरिथ्रोसाइट से बाहर होता है। और तीसरा है इरिथ्रोसाइटिक साइकिल, तो ये कहाँ होगा, इरिथ्रोसाइट्स में या आरबीसी में होगा। अब आज जो है ना समय हो गया है ज्यादा।